नमस्कार, प्लस माइनस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी तक हमने आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाया जो राजनीति से थी, जो केंद्रीय मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे। फिल्म, कला, संगीत, संस्कृति के शख्सियत से भी हमने आपको मिलवाया। लेकिन आज हम आपको हिंदुस्तान की सरहदों से पार लेकर चलेंगे और मिलवाएंगे एक ऐसी शख्सियत से जिसने अपने नाम से, अपनी काम से, अपनी सफलता से दुनिया भर में शोहरत हासिल की, और शोहरत भी ऐसी जिसको सुनकर आप दांतों तले उंगली चबा लेंगे। जरा कल्पना कीजिए, यदि आपका कोई लकी नंबर है और आप उस नंबर की कार लेना चाहते हैं तो आप अधिक से अधिक कितना खर्च कर दोगे? लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, हो सकता है करोड़, 2 करोड़ भी खर्च कर दो। लेकिन हमारे मेहमान ने अपने लक्की नंबर 9 के लिए, अपनी रोल्स रॉयस के नंबर प्लेट के लिए जानते कितना खर्च किया? 66 करोड़ रुपए, 33 मिलियन दिरहम। और केवल इस कार के लिए नहीं, उनकी बाकी कारों के लिए भी कभी 5, कभी 10, 20 करोड़ खर्च किए, और अपने मोबाइल के लिए तो उन्होंने 8 करोड़ रुपए खर्च किए। हम बात कर रहे हैं राज साहनी, बलविंदर साहनी, अबू सबा के बारे में, जो 3 अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। भारतीय पासपोर्ट होल्डर हैं, कुवैत में जन्मे हैं और दुबई में काम कर रहे हैं। आइए मिलते हैं राज साहनी जी से। राज जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। आपने इतनी बड़ी सफलता हासिल की, इतना शोहरत हासिल की और एक अच्छे खासे मुकाम पर पहुंच गए। इन सब की हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, इस सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? माँ बाप का आशीर्वाद सबसे ज़्यादा, किस्मत। मैं बहुत मेहनती हूँ। मैं दिन में 15 से 18 घंटे काम करता हूँ, बहुत कम सोता हूँ। लेकिन मेरे जैसे बहुत लोग हैं जो मेहनत करते हैं, शायद वो इस जगह पे नहीं पहुँच सकेंगे। मैं यही कह सकता हूँ कि सबसे ज़्यादा मेरे पास मेरे माँ बाप का आशीर्वाद है। सब कुछ उनकी बदौलत है। आज मेरे माँ बाप को गुज़रे, दारजी को गुज़रे 17 साल हो गए और मम्मी को गुज़रे 13.5 साल हो गए हैं। आज भी जब मैं सुबह घर से निकलता हूँ तो उनकी चप्पलें को आशीर्वाद लेके जाता हूँ। मैं यही कह सकूँगा आज की पीढ़ी को कि माँ बाप का ध्यान, माँ बाप का आशीर्वाद, इससे बड़ी कोई ताकत नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। मेहनत हम सभी करते हैं, लेकिन इस मुकाम तक कोई हासिल कर पाते हैं इस मुकाम को। इसका मतलब ये है कि वास्तव में माता पिता का आशीर्वाद साथ हो तभी कुछ हासिल हो सकता है। उनका सब आशीर्वाद, उनके आशीर्वाद बिना कुछ नहीं है। राज जी, आपको नंबर प्लेट और लक्की नंबर के लिए इतना खर्च कर देना, ये आप कैसे जस्टिफाई करते हैं इस चीज़ को? मुझे नंबरों का बचपन से ही शौक़ था, बहुत शौक़ था। मैं कुवैत में पैदा हुआ हूँ। छोटे से मुझे नंबरों का बड़ा शौक़ था, बहुत शौक़ था। छोटे वक्त भी मैं गाड़ियाँ अगर लूँगा तो पहले नंबर ढूंढूंगा, फिर मैं इनको गिनूंगा। अगर इसका नंबर 9 है तो फिर मैं लूँगा। घर भी लूँगा, ज़मीनें भी लूँगा, कोई भी बिज़नेस करूँगा तो मैं कोशिश करता हूँ कि नंबर 9 पे जाए। मैं कभी कभी अपने चेक्स देता हूँ, अगर कोई बड़ी डील हो रही होती है तो मैं मेरे अकाउंटेंट्स को सबको मालूम है कि वो टोटल नंबर, क्योंकि हमारे पास हज़ारों के हिसाब से चेक जाते हैं, तो उनमें से जितने भी 9 नंबर के चेक होंगे, फॉर एग्जांपल 2, 2, 1, 4 टोटल, हाँ, तो वो जितने भी 9 के चेक होंगे वो अलग जगह रखे होते हैं मेरे लिए। अच्छा, जी 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 जी। आप एक बात बताओ, आपने 66 करोड़ रुपए अपनी एक नंबर प्लेट के लिए खर्च किए जी। 8 करोड़ रुपए आपने अपने मोबाइल के लिए खर्च किए? नहीं, मोबाइल के लिए 10 करोड़ था। 10 करोड़ खर्च किए, बाकी नंबरों के लिए भी आपने खर्चा किया। जी जी जी। आज देश में, दुनिया में लाखों करोड़ों लोग भूखमरी के कारण से, कुपोषण के कारण से मर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि भी आपने जो करोड़ों रुपया अपने शौक़ के लिए खर्च कर दिया, वही पैसा अगर इन गरीबों के लिए जाता तो ज़्यादा अच्छा होता? राकेश जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और इसका मैं जवाब आपको बिल्कुल ध्यान से दूंगा। हम रहते हैं एक सिटी में जिसका नाम है दुबई। यहाँ के जो राजा हैं और अबू धाबी के राजा हैं, उनकी पॉलिसीज़ बिल्कुल अलग है बाकी दुनिया के हिसाब से। जब भी हम ये नंबर लेते हैं गवर्नमेंट से लेते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ये पैसा
गुड कॉज में लगाता है। अच्छा। जी जी जी, मैंने एक नंबर लिया था मेरे ख्याल से आज से बहुत साल पहले, करीबन 55 करोड़ 60 करोड़ रुपए का, उससे इन्होंने एक हॉस्पिटल बनाया था। वेरी गुड। जी जी जी। मतलब ये पैसा ऐसा नहीं है कि नहीं, सरकारी नहीं, खजाने नहीं, में नहीं, गया और नहीं, सरकार के काम में लग गया। बिल्कुल नहीं जाता है, नहीं नहीं नहीं, ये सारा गुड कॉज में जाता है, लोगों को खाने के लिए। नहीं नहीं, ये तो इनडायरेक्टली आपने चैरिटी के लिए खर्च किया। जी 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 जी, मेरे दोनों काम पूरे हो गए। मुझे उसे कहते हैं नंबरों का बहुत शौक है, और साथ में उसे कहते हैं मैं जो पैसा ले रहा हूँ इसलिए मुझे पैसों की इसकी कोई परवाह नहीं थी कि जितने पे भी जाएगा मैं लूँगा, और मेरे दोनों काम हो रहे हैं। और दुनिया में पहचान भी बन गई। मैंने कभी जिंदगी ये नहीं सोचा था कि नंबरों की वजह से कि मेरी पहचान होगी। ये पहचान होनी इतना अच्छी चीज़ नहीं है। ये मैं पहले आज से 4-5 साल पहले, मेरे पहले भी पैसे थे, अभी भी हैं, लेकिन उस वक़्त मेरी ज़िंदगी बेटर थी। अभी मैं ज़्यादा बाहर नहीं जा सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बाहर के देशों में जाऊंगा तो फिर, लेकिन यहाँ पर तो मुझे कोई चीज़ की तकलीफ़ नहीं है, क्योंकि यूएई में सिक्योरिटी, दुबई में सिक्योरिटी, दुनिया में किसी कोने में नहीं है ऐसी सिक्योरिटी। लेकिन जब मैं बाहर जाता हूँ तो मेरे पास 5-5, 600 बॉडीगार्ड होते हैं। मैं कहीं तो वो स्ट्रेस है एक तरीके से, आपकी प्राइवेसी नहीं है, आपको दुनिया से हज़ारों जगह से ईमेल्स आते हैं, लोग आपको कोई जेन्युइन भी लोग होते हैं जो आपसे मदद मांगते हैं, हम उनकी मदद करते हैं, कोई लोग जेन्युइन नहीं होते। तो टू बिकम फेमस इज़ नॉट वेरी गुड, मैं ये कहूँगा। राज जी, आप रियल एस्टेट में हैं और हमने सुना कि आपके प्रोजेक्ट टाइम से पहले कंप्लीट हो जाते हैं। जी। जब हम भारत में रियल एस्टेट की बात करते हैं तो प्रोजेक्ट जनरली 2 साल, 3 साल, 5 साल डिले होते हैं, जिसके कारण से जो उनके खरीदार हैं उनको बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एक तो मैंने जब अभी आपसे शुरू की थी बात, मैंने बोला था मैं बहुत मेहनती हूँ, मैं हर चीज़ अपने हाथ से करूँगा, मैं हर चीज़ की परमिशन मेरे सिग्नेचर से बिना नहीं हो सकती। मेरे पास बहुत बड़ी टीम है, इंजीनियर्स और प्रोक्योरमेंट, लेकिन मेरी कंपनी में पता नहीं हिल सकता जब तक मैं खुद अप्रूव ना करूं। और मुझे दुबई के राजा की एक चीज़ पसंद आई थी आज से बहुत साल पहले, कि उनका एक इंटरव्यू चल रहा था तो उन्होंने दुबई के हिज हाइनेस शेख मोहम्मद से पूछा कि आप इतनी जल्दी क्यों बना रहे हैं, आप ये शहर को 25 साल में कैसे बना सकते हैं, लोगों को 100 साल लगते हैं। तो वो कहते हैं क्यों नहीं, वाई नॉट। तो मुझे वो चीज़ बड़ी पसंद आई। तो मैंने भी जब ये अपना पहला प्रोजेक्ट किया था आज से 7 साल पहले, 8 साल पहले मेरा पहला प्रोजेक्ट था, तो वो प्रोजेक्ट की तकरीबन मैंने जब लोगों से पूछा इसको कितना टाइम लगेगा, 3 बिल्डिंगें थी, तो उन्होंने कहा था कि इसको कम से कम 3 साल लगेंगे। तो मैंने बोला कि नहीं, मुझे इसके आधे में कराना है। तो कहते मुश्किल है, लेकिन अगर तुम मेहनती हो तो हो सकता है। मैंने बोला, और मैंने अनाउंस कर दिया कि मैं ये प्रोजेक्ट 18 महीने में ख़त्म करूँगा, 3 बिल्डिंगें। अच्छा। 18 महीने में। तो उस वक़्त लोगों ने, मेरे जो दोस्त थे उन लोगों ने किसी मजाक ने यकीन उड़ाया, नहीं किया नहीं, होगा। लोगों ने ये भी बोला कि ये चलो इसके पास पैसा है लेकिन ये डेवलपमेंट इतना इजी नहीं है। तो उसके बाद मुझे बड़ा अजीब लगा, तो फिर मैंने अपनी टीम को बुलाया, मैंने बोला देखो मुझे ये प्रोजेक्ट 15 महीने में ख़त्म करना है। मैंने दिन रात, और मैंने वो प्रोजेक्ट 15 महीने में ही ख़त्म किया। ओह, वेरी। दूसरी ये बात ये है कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है, दे आर वेरी हेल्पफुल। अगर वो हमारे जैसे एक जेन्युइन आदमी को जानते हैं, दे विल सपोर्ट यू, यानी परमिशंस में। यानी मेरा एक प्रोजेक्ट था, उन्होंने मास्टर प्लानिंग चेंज कर दी मेरे लिए, तो उन्होंने बोला कि वी विल हेल्प यू। तो दुबई में दे नीड जेन्युइन पीपल लाइक अस, दे डोंट लाइक दिस फ्रॉडी डेवलपर्स जो आते हैं, लोगों के पैसे से बनाते हैं, और पैसा इधर से लिया और 4 प्रोजेक्ट किए, और फिर जब मार्केट गिर गई वो सब भाग गए। तो वी हैव अ वेरी बिग रिस्पेक्ट हियर विद द गवर्नमेंट, दे अप्रिशिएट अस एंड दे मूव माउंटेन्स टू सपोर्ट अस। आप कहना चाहते हैं कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के हिसाब से भारत के मुकाबले या दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले दुबई में काम करना आसान है? ओह, बहुत आसान है, बहुत आसान है। मेरा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है अमेरिका में, उतना टाइम लग गया वहाँ पर, और मैंने एक और घर लिया लंदन में, तो मुझे कुछ चेंजिंग करनी थी, उसको उन्होंने, वहाँ की प्लानिंग डिपार्टमेंट ने इतना टाइम लगा दिया। तो यू कैन नॉट कंपेयर दुबई विद एनी कंट्री इन द वर्ल्ड, इन इंफ्रास्ट्रक्चर, इन प्लानिंग, इन गेटिंग अप्रूवल्स। आप मानेंगे कि मैं कुवैत में पैदा हुआ था और 15 साल पहले आया था। मैं आज 15 साल हो गए हूँ यहाँ पर, मुझे कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नहीं मालूम,
सब कुछ ऑनलाइन होता है। इट्स अ डिफरेंट कंट्री ऑल टुगेदर। राज जी, जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, दुनिया भर में लोग मानते हैं कि भारतीयों की इज्जत बढ़ी है। आपका क्या कहना है? हाँ जी, बढ़िया। हम लोगों को बहुत फ़र्क पड़ा है यहाँ पर, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की यूएई में बहुत इज्जत है। हमारे अबू धाबी के राजा और दुबई के राजा और नरेंद्र मोदी जी के साथ बहुत प्यार है। मैं तो कहूँगा पूरी दुनिया में बहुत फ़र्क पड़ा है। हमारे हिंदुस्तानियों की बहुत इज्जत बढ़ी है। अब हम लोगों को लोग डिफरेंटली रिकॉग्नाइज करते हैं। आप मानते हैं गल्फ कंट्रीज में भी मोदी जी का उतना ही मान सम्मान है जितना बाकी दुनिया के देशों में है? मैं कहूँगा कि गल्फ कंट्रीज में बहुत ज़्यादा है। जब नरेंद्र मोदी जी इधर आते हैं तो यहाँ के राजा महाराजा उनकी अलग तरीके से उनको मिलते हैं। पिछले दिनों शायद प्रोटोकॉल तोड़कर वो शेख स्वयं उनको लेने के लिए एयरपोर्ट गए थे। जी 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 जी, ऐसी चीज़ें थी। और उस वक़्त यानी नरेंद्र मोदी जी के आने से पहले अगर इंडिया में कुछ होता तो इतना यहाँ पर शोर शराबा नहीं होता था। अभी यानी कुछ होता है तो यहाँ के हर टावर के ऊपर, जब पिछली बार नरेंद्र मोदी जी जीते भी थे तो इलेक्शंस में, तो ऐसे हमने कभी देखा नहीं था, सुना नहीं था। तो बुर्ज खलीफा पे और उसके बाद अबू धाबी में एक बहुत बड़ा टावर, उसका नाम है इतिहाद टावर, उसमें नरेंद्र मोदी जी की पिक्चर, उनके कांग्रेचुलेशंस फॉर विनिंग योर इलेक्शंस। नहीं, बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है जी। राजे, भारत की एक बहुत बड़ी समस्या शुरू से रही है ब्रेन ड्रेन की। हमारे अच्छे अच्छे डॉक्टर्स, इंजीनियर, साइंटिस्ट सब बाहर चले जाते हैं और बाहर जाकर के रिसर्च करते हैं और नोबेल प्राइज़ विनर तक बनते हैं। जी, बिल्कुल सही बात है। इसी तरह से हमारे अच्छे बिजनेसमैन, जैसा आप कह रहे हैं, आपके अंदर इतनी काबिलियत है, इतना प्रोफेशनलिज्म है, समय से पहले काम को करना और इतनी मेहनत करना, आपको नहीं लगता कि भारत की भूमि के साथ में जो आपकी मातृभूमि, जन्मभूमि, पितृभूमि है, उसके साथ कहीं अन्याय किया आपने कि जो आपकी काबिलियत का फ़ायदा देश को मिलना चाहिए था, भारत को मिलना चाहिए था, वो दुबई को दे रहे हैं? ऐसा नहीं कह सकता, क्योंकि देखें मेरी पैदाइश ही बाहर की है। मेरे जो दारजी थे, मैं पंजाबी हूँ, तो हम अपने डैडी को दारजी कहते हैं। मेरे दारजी कुवैत में 60 साल पहले गए, मेरे ख्याल से 70 साल पहले गए। और मेरी पैदाइश कुवैत में हुई। आज मैं 49 ईयर्स का हूँ, तो मेरी पैदाइश ही कुवैत में हुई। तो फिर हम जैसे लोगों के लिए जो हमें सिस्टम मालूम है गल्फ़ कंट्रीज़ में, हम लोग इंडिया काम नहीं कर सकते। ट्राई किया, लेकिन मुझे अभी टीवी के सामने बोलना नहीं चाहिए। इट वाज नॉट इजी। ना बोले हुए भी आपने सब कुछ बोल दिया, कोई चिंता की बात नहीं। अच्छा, ये बताइए कि जब आप इतना खर्चा करते हैं अपने शौक के लिए, नंबर के लिए, आपके परिवार का आपको समर्थन मिलता है? आपके परिवार की क्या संरचना है, कैसे काम करते हैं? सब कुछ मैंने अपने हाथों से बनाया, तो मुझे कोई उफ करने वाला तो है नहीं। तो और दूसरी बात है कि मेरे शौक़ हैं, और जब मैं जानता हूँ कि मैं इस दुनिया में, मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जिनके पास मेरे से ज़्यादा पैसा है लेकिन उनको जीना नहीं आता, तो मैं कभी कभी उनसे बातें करता हूँ कि मैं बोला, तुम ये किसके लिए कर रहे हो? तुम यहाँ पर आए हो एक विजिट वीज़े पे, और उसको एक्सपायर होना है एक बार, और तुमने चला जाना है। मैंने अपने बच्चों के लिए सब कुछ रखा है। मैं जब छोटा था तब से मुझे चैरिटी का बड़ा शौक़ था। मैं हमेशा सोचता था कि मैं स्वर्ग कैसे जाऊंगा। तो तो मैं हमेशा ये सोचता था कि ऐसे कौन से काम किए जाएं कि भगवान आप पे खुश हों। और बिल्कुल, आखिर भारतीय संस्कृति तो हमें यही सिखाती है। जी, बिल्कुल सही बात है। जी जी। तो जब भी मुझे किसी की फ़ोन आई इंडिया से, कोरोना टाइम भी, जिसने भी मुझे हमें गुरुद्वारों से फ़ोनें आई, हमने दिए। एंड आज मैं 49 ईयर्स का हूँ, लेकिन 17 साल पहले मैंने पंजाब में एक जगह है, उसका नाम है अमृतसर। हाँ जी, सारी दुनिया जानती है। उसके अंदर एक जगह है, उसका नाम है पिंगलवाड़ा। जी, मुझे नहीं मालूम आप कभी गए हैं वहाँ के नहीं, लेकिन आप उसको जाके देखें। तो जब मेरे दारजी पूरे हुए थे तो मैं चाहता था कि मैं अपने दारजी के लिए, उन्होंने मुझे जन्म दिया है और उनकी बदौलत मैं दुनिया में आया हूँ। तो मुझे उनके शांति के लिए, कि उस स्वर्ग में शांति से रहें, मैं बहुत जगह स्टडी किया कि मैं क्या करूँ ऐसे। फिर मैंने पिंगलवाड़ा गया, तो मैंने वहाँ पर देखे अपाहिज लोग,
लेडीज़ उनके पास खाने की जगह, खाने की तकलीफ़ इंडिया में तो फिर मैं इस कंपनी में, इस जगह पे गया, इस चैरिटी, और मुझे वहाँ बहुत अच्छा लगा। तो फिर मैं वहाँ पर एक औरत थी, उनका नाम था, अभी भी हैं, भगवान उनको लंबी उम्र दे, डॉक्टर इंद्रजीत कौर। वो बेचारी 75 साल की, उन्होंने कभी शादी नहीं की, एंड वहाँ की वो चेयरमैन है। तो फिर मैंने उनको बोला मैंने कुछ करना है। कहती है कि हमारे पास ज़मीन बहुत है, अगर आप एक बना सकते हो, एक ओल्ड एज बना लें, जिसमें क्योंकि हमारे इंडिया में जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो उनके बच्चे उनको, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कोई लोग ऐसे हैं उनको घर से बाहर निकाल देते हैं, तो उनके पास रहने की जगह नहीं। तो फिर मैंने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई वहाँ पर। बहुत सुंदर। जी जी जी, बहुत खूबसूरत, बहुत बड़ी। तो उसको 3-4 साल लग गए, 3 साल लगे थे उसको। मैं हैरान था कि इतना टाइम क्यों लग गया, लेकिन जगह भी बहुत बड़ी थी। उसके बाद जब मुझे अपनी मम्मी को लेने के टाइम आ गया कि मम्मी को दिखाऊं वो, तो मेरी मम्मी स्वर्ग चली गई। तो फिर मैं वहाँ पर फिर गया, मैंने बोला मैंने अपने दादाजी के लिए तो ये बनाया है, तो मैं अपनी मम्मी के लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि हम यहाँ पर एक टीबी हॉस्पिटल बना सकते हैं। तो फिर मैंने बोला मुझे, बहुत सुंदर। जी जी, फिर मैंने वहाँ पर एक अपनी मम्मी के नाम पे एक टीबी हॉस्पिटल बनाया है। वो जब ख़त्म हुआ तकरीबन 2012 में, तो फिर मैंने बोला मैं कुछ अपने लिए भी कर लूँ वहाँ पर, पता नहीं मेरी औलाद मेरे लिए कुछ बनाएगी कि नहीं। वैसे तो मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैंने सोचा कि मैं अपने होते होते कुछ कर रहा हूँ यहाँ। तो फिर मैं वहाँ पर फिर गया, तो उन्होंने मुझे बोला कि हमारे पास एक स्कूल नहीं है बच्चों के लिए जो सुन नहीं सकते और बोल नहीं सकते, इसको डम एंड डफ स्कूल। तो वहाँ पर सबसे बड़ा स्कूल मैंने बनाया। बहुत सुंदर राज जी जी जी। आपको अपनी मातृभूमि से, अपने वतन से जी, इतनी दूर होते हुए भी इतना प्रेम है, प्यार है, बहुत जी, अच्छा लगा। जी जी जी। और ये वास्तव में उन लाखों NRIs के लिए और बाकी लोगों के लिए एक बहुत प्रेरणा की बात है कि अपनी मिट्टी से हमें लगाव छोड़ना नहीं चाहिए, उससे उतना ही प्यार रखना चाहिए। राज जी, आज पूरी दुनिया में अगर हम बात करते हैं तो हम 3rd वर्ल्ड वार की भी बात सुनते हैं, हम केमिकल वेपन की भी बात सुनते हैं, रेसिज्म और टेररिज्म आज हर देश के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। आप दुनिया भर के लोगों से मिलते हैं, आपको क्या लगता है कि कैसे विश्व शांति इस दुनिया में आ पाएगी? देखिए, मैं इसके बारे आपको कुछ नहीं जवाब दे सकता, क्योंकि मैं एक जगह में रहता हूँ, वहाँ यहाँ पर हम कभी टेररिज्म के बारे सुनते ही नहीं है, रेसिस्ट के बारे तो है ही नहीं। आप मानेंगे यहाँ पर इस कंट्री में कोई डिफरेंस नहीं है कि आप इंडियन हैं कि आप एक इमराती हैं, और यहाँ के राजों ने सख्त कानून बनाए हैं कि अगर आपने किसी को बोल दिया कि तुम इंडियन हो या तुम ये हो या तुम काले हो, तुम्हें 1 करोड़ रुपए की सज़ा है। तो मैं, ये आपका जो सवाल है, मैं आपको इसका जवाब नहीं दे सकता, लेकिन बस मैं यही कहूँगा लोगों को कि भाइयों, दुनिया इतनी खूबसूरत है, हम थोड़े दिनों के लिए यहाँ पर आए हैं, खाओ पियो और ऐश करो, क्या रखा है इन लड़ाइयों में, ये है वो। बहुत अच्छा है, और खाओ पियो ऐश करो, और साथ में अपने उन निर्धन, गरीब, डाउन ट्रोडन और अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए भी काम करते रहो, जो आप अमृतसर में और जैसा आपने बताया वहाँ कर रहे हैं। राज जी, हमने आपकी पुरानी फोटोग्राफ्स और वीडियो देखे, आपका लंबा चौड़ा शरीर था, मेरे ख्याल वजन भी 100-125 किलो के आसपास का रहा होगा। नहीं, मेरा वजन ज़्यादा था, उससे ज़्यादा था। तो क्या रहस्य, क्या किया आपने ये सब? मैं ना बड़ा ज़िद्दी टाइप का आदमी हूँ, और मुझे चैलेंजेस लेने का बड़ा शौक़ है। तो मैंने ना 5 साल पहले एग्जैक्टली मैंने एक गाड़ी ली। उस वक्त तो गाड़ी उतरी थी, किसी के पास नहीं थी वो गाड़ी, दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियों में आती है वो, बुगाती। तो मैंने वो गाड़ी ख़रीदी, तो मैं उसमें बैठ नहीं सका, मुझे बड़ी शर्म आई। मैंने बोला मैंने गाड़ी तो ऑर्डर कर ली है, मैं इसमें बैठ नहीं सकता। तो मैंने गाड़ी उसी वक्त बेच दी। मैंने बोला मैं गाड़ी तब लूँगा 4-5 साल के बाद जब मैं पतला होऊंगा। अच्छा। तो मैं डॉक्टरों के पास गया, मैं क्या करूं? फिर डॉक्टर ने बोला सबसे अच्छा तरीका है 6 महीने में तू पतला हो जाएगा, तुझे बस एक छोटा सा ऑपरेशन करना है कि तू खाना नहीं खाएगा। मैंने बोला नहीं, मुझे ऑपरेशन नहीं कराना है। तो जो मेरे साथ दोस्त गए थे उन्होंने बोला तो कभी नहीं हो सकता। तो मैंने बोला ठीक है, मैं करूँगा। तो मैं तकरीबन 5 साल से मैं अपने खाने का बड़ा ध्यान रखता हूँ। मैं दिन में 2 घंटे चलता हूँ, मैं दिन में 1 बार खाना खाता हूँ,
7 साढ़े 7। दिन में एक बार खाना खाते जी, हैं? जी। वो भी शाम को 7 साढ़े 7? और बाकी दिन भर में पानी पीता हूँ। कोई खाना नहीं? नहीं, चावल खाए मुझे आज तकरीबन 4-5 साल हुए हैं। गलती से एक आध बीच में, नहीं 2-4 महीने में इतने से कोई राजमा चावल खा लिया, बिरयानी खा ली, लेकिन मुझे जबकि आप तो पार्टियों के शौकीन हैं, दुनिया भर के जी, जी। शेख और प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट और बड़े बड़े लोगों को आप अपने घर पे पार्टियों के लिए बुलाते हैं। हाँ, लेकिन मैं खाना खाता हूँ। यानी अगर कोई दोस्त आ जाए जो वेजिटेरियन, उनके साथ वेजिटेरियन खाऊंगा, लेकिन चावल नहीं खाऊंगा, रोटी नहीं खाऊंगा। जहाँ मुझे रोटी से इतना प्यार है, जिस तरह मुझे आलू के परोंठे अच्छे लगते हैं, गोभी के परोंठे, मूली के परोंठे, इसके बाद दाल मखनी ठंडी, ये पंजाबी उन छोटे वन से ये खाते थे, संस्कारों सरसों का में साग और मक्की की रोटी है। बट मैं रोटी नहीं खाता अभी, ना रोटी खाता हूँ, ना चावल खाता हूँ, ना मीठा खाता हूँ। तो आपने अपना वजन 140 से और 100 से नीचे नीचे आ गए। मेरा अभी वजन 85 है। इट वेरी गुड। जी जी। ये है डिटर्मिनेशन। जी, जी, एक बार मन में ठान लिया तो वो ठान करना लिया। ही करना है। वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। जी बिल्कुल। बहुत अच्छा। अच्छा, आपके कुछ फोटोग्राफ्स वीडियो हमने देखे, आप शेरों के साथ खेल रहे हैं, आपको डर नहीं लगता? नहीं, मेरा एक दोस्त है, जब से मैं दुबई में हूँ उससे ज़्यादा दोस्त है, और अभी हम एक बहुत बड़ा फार्म हाउस बना रहे हैं, बहुत बड़ा। हमें गवर्नमेंट ने जगह दी और हम वहाँ पर अपने शेर रखेंगे, चीता रखेंगे, जिराफ, दुनिया के हर अजीब सबसे बड़े से बड़ा जानवर होगा वहाँ पर। जी। लेकिन मेरे को ये बताओ कि जैसे डॉगी को हम हक कर लेते हैं, आप उस वीडियो में, हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं, अपने वीडियो में आपने शेर को हक किया हुआ है। इतना नहीं हक किया, लेकिन अब ये ट्रेंड होते हैं, बहुत ट्रेंड होते हैं, हमारे घर में आते रहते हैं ये शेर। यहाँ पर अलाउड नहीं, लेकिन हाँ मेरे घर में घूमते रहते हैं ये शेर। जी जी। राज जी, हर सफल व्यक्ति के बिजनेस के कुछ मूल मंत्र होते हैं जो उसको ऊंचाइयों पर लेकर जाते हैं, और जो दूसरों के लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, मोटिवेशन भी होते हैं। क्या कहेंगे आप? मैं लोगों को, ऑफ कोर्स अब मैं चाहूँगा कि लोग मोटिवेट हों, बट मैं कोई लोग मेरे बारे कहते हैं कि ये बहुत पैसा खर्च करता है, ये ऐसा करता है, ये गाड़ियाँ लेता है इतनी। मैं अपने आप पे एंजॉय करता हूँ, लेकिन मैंने पहले अपनी ज़िंदगी में बड़ी मेहनत की है, और मैंने अपने दारजी से बड़ी चीज़ें सीखी हैं। और एक चीज़ मैंने अपने इंस्टाग्राम में भी डाली है, आप लोगों को देखना चाहिए और बच्चों को देखना चाहिए, आज के फ्यूचर किड्स को देखना चाहिए, कि मनी स्पीक्स ओनली वन लैंग्वेज, यू सेव मी टुडे, आई सेव यू टुमारो। मनी स्पीक्स ओनली वन Only one language. यू सेव मी टुडे, आई विल सेव यू टुमारो। बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया। आप मुझे आज बचाओगे तो मैं कल आपको बचाऊंगा। बहुत बढ़िया जी। ये नहीं है कि मैं, अगर मेरे पास 100 करोड़ है तो मैंने 100 करोड़ की गाड़ियाँ ले ली हैं, नंबर नहीं है, ऐसा नहीं। दोस्तों, इतनी बड़ी बात वो व्यक्ति कह रहा है जो करोड़ों रुपया नंबर प्लेट के लिए या मोबाइल नंबर के लिए खर्च करता है। तो आप समझ सकते हैं कि रुपए की क्या कीमत होती है और रुपए को हमें कितना महत्व देना चाहिए। बहुत हाँ, मेहनत, राज जी। बहुत मेहनत देना चाहिए, बहुत। मैं जब छोटा था, तो जब मैं बहुत छोटा था ना, 7-8 साल का था, मुझे पैसे से तब से बड़ा प्यार था। आपके पास एक विजन होना चाहिए। तो मैं चाहता था कि मेरे पास बहुत पैसे हों। तो जब मेरा जन्मदिन होता था या कोई नया साल या कोई पार्टी होती, तो मेरे डैडी मुझे पैसे देते थे ना, तो मुझे 10 बड़ा नोट देते थे, 10 का नोट, वहाँ को 10 दिनार कहते हैं। तो मैं वो 10 दिनार का नोट लेके बैंक जाता था, और मैं बैंक वाले को बोलता था मुझे छोटे छोटे नोट दो। अच्छा। और वहाँ पर क्वार्टर दिनार का नोट होता था, तो एक नोट का मुझे 40 नोट मिलते थे, और मैं बड़ा खुश होता था। और मैंने ऐसे गठियाँ बना के रखी। मुझे बचपन से था कि मुझे पैसे कमाने हैं, बचाने हैं, और फिर मैं ऐश करूँगा। तो मैं छोटेपन से मैंने मैंने मेहनत बहुत की, मैंने पैसे खर्चा तभी करता था, लेकिन बचाता था। राज जी, आप हमारी यंग जनरेशन के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? आप इतने बड़े एंटरप्रेन्योर हैं और सफल बिजनेसमैन हैं। मैं अपने दुनिया के हर बच्चों को या यंगस्टर्स को ये बोलूँगा कि फोकस करें। लाइफ इज़ नॉट ईजी, लाइफ इज़ चैलेंजिंग, बट इफ़ यू फोकस, फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे जब 3-4 काम इकट्ठे आ जाते हैं, मैं बोलता हूँ मैं नहीं करूँगा, मैं एक काम करूँगा। मैं एक काम करूँगा, बट आई विल फोकस ऑन इट, कि A to लेके Z इसमें कोई गलती ना हो।
प्रिक्रूटमेंट हो जाए, कंस्ट्रक्शन हो जाए, सेल हो जाए, लीगल हो जाए, आई विल मेक श्योर कि आई एम फोकस्ड ऑन इट। एंड मैं आपको फिर बोलूँगा और बच्चों को भी बोलूँगा कि माँ बाप का आशीर्वाद इससे बड़ा कुछ नहीं है। लक कैन चेंज, आई एम टेलिंग यू। आप इतना बड़ा बिजनेस, इतना बड़ा एम्पायर संभालते हैं, आप अपने लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए क्या करते हैं? किस तरह की दिनचर्या रखते हैं? मैं दिन में 2 घंटे चलता हूँ। अच्छा। हाँ, मेरी बड़ी मीटिंग्स होती हैं। एक तो मुझे लगता है आपको भी याद होगी, जब हम पहली बार मिले थे तो मैंने बोला था राकेश जी आओ हम पहले 1 घंटा चल लें। हाँ बिल्कुल याद है। तो इससे क्या होता है कि सर हम अपना टाइम नहीं वेस्ट करते। जब मैं किसी अच्छे लोगों को मिलता हूँ तो फिर अगर उनके साथ मेरी मीटिंग है तो मैं उनके साथ 1 घंटा चलता हूँ, मेरी सेहत भी चलती है साथ में और मेरे काम भी हो जाता है। आई एम एक्टिव, मैं अपने साइट्स पे भी जाता हूँ, मैं हर जगह खुद जाके चेक करता हूँ। मेरी ताकत मेरा स्टाफ है, बट स्टिल आई डू देयर जॉब ऑल्सो। कभी आपके अंदर अहंकार नहीं आया कि इतना बड़ा मैंने नहीं, खुद से क्रिएट किया है? मैं बताऊं, जब मैं छोटा था, मैं सच्ची बताऊं, जब मैं छोटा था, जब मैं 15, 16, 17 साल का था तब मैं बड़ा अहंकारा हुआ था। 18 का था, 19, 18 अहंकारा हुआ था। छोटा सा था, मेरे बड़े भाई ने मुझे गाड़ी लेके दी थी और उस वक्त वो सबसे महंगी गाड़ी थी कुवैत में। उस वक्त आज से नहीं समझ लो 50 लाख रुपए की गाड़ी थी, आज से 30 साल पहले। तो मेरे पास पैसे थे, मैं मेहनती छोटे से था और जब मैं छोटे से था मेरे पास पैसा था। तो एक बच्चा जिसके अब लाइक 17 साल का था और मेरे पास सबसे महंगी गाड़ी और पैसा मैं खुद कमाता था। मेरे लाइक इट वाज जॉइंट बिजनेस विद माय ब्रदर, लेकिन मेरा खुला हाथ था उस वक्त। तो उस वक्त मैं बड़ा अहंकारा होता, लेकिन स्लोली मुझे पता चला कि जब तुम अहंकारे होते हो तो तुम्हें कोई प्यार नहीं करता, तुम्हें लोग नफरत करेंगे। आज आपके पास पैसा है, मेरे पास पैसा है, लेकिन अगर आप अच्छे होंगे तो मैं आपको प्यार करूंगा, लेकिन आप अहंकारी होंगे तो मुझे आपसे क्या लेना देना है, मैं आपसे दूर हो जाऊंगा। और ये जब मैं समझा तो मैं एकदम आई स्टार्टेड फ्लाइंग कि अहंकार सबसे बुरी चीज़ है। राज जी, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? आप एक अच्छे खासे मुकाम पर पहुंच चुके हैं, अब इसके बाद आगे कहाँ की तैयारी? अभी तो मैंने शुरू किया। अच्छा। अभी तो मैंने शुरू किया। अभी मैं एक अपना होटल बना रहा हूँ दुबई की सबसे खूबसूरत लोकेशन पे। अभी शुरू हुआ है 6 महीने पहले। अभी तकरीबन ये प्रोजेक्ट भी 5 से 7 साल का, लेकिन मैं 2.5 साल में ख़त्म करना चाहता हूँ, 3 साल में। 5-7 साल वाले प्रोजेक्ट को आप 2.5-3 साल में खत्म कर देंगे? 3 में ख़त्म कर दूंगा। 6 महीने हो गए हैं, 2.5 साल में मैं खड़ा कर दूँगा। कितना बड़ा प्रोजेक्ट साइज है? बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। हाँ, 700 होटल कमरा है, रेस्टोरेंट, 57 फ्लोर्स। इट्स अ ह्यूज प्रोजेक्ट है। लेकिन जब भगवान आपके साथ है तो, और माँ बाप का आशीर्वाद। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी आपकी सिंसियरिटी, आपकी ऑनेस्टी और आपका जो विज़न है वो आपको निश्चित रूप से सफलता की ओर लेकर जाता है। राज जी, आपसे बहुत ही मोटिवेशनल और इंस्पिरेशन बातचीत हुई, बहुत मज़ा आया और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ, और हमारे दर्शक भी निश्चित रूप से आपकी बातों से कहीं ना कहीं प्रेरणा लेंगे। ये थे हमारे साथ दुबई में राज साहनी। अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।